हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, खूब मेहनत से पढ़िए। ओके, तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना ग्रामर का टॉप 20 क्वेश्चंस वाला क्लास नंबर 16 है। तो बच्चों चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट एकदम पूरी एनर्जी के साथ आ जाइए क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका, few people know that climate फिर है ऑफ शिमला इज़ बेटर देन श्रीनगर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। पहला ही क्वेश्चन आपको एरर बेस्ड मिल रहा है। few people know that climate of शिमला इज़ बेटर देन श्रीनगर। बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको डिग्री वाले बहुत एग्ज़ाम में मिलेंगे। ओके, तो आपको याद यही रखना पड़ेगा कि यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है। तो किस पार्ट में एरर होगा, आपने याद किया है ना कि जब सीधे तुलना हो तो क्या करते हैं, दैन के बाद उसी शब्द को लिख देते हैं। बट अगर उससे रिलेटेड जो है अलग अलग चीज़ों की तुलना हो तो क्या करते हैं, दैन दैट ऑफ और दैन दोज ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर शिमला का क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी में एरर है। ठीक है ना, दैन दैट ऑफ श्रीनगर करेंगे। ठीक है ना, ऑफ श्रीनगर। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि शिमला के क्लाइमेट की तुलना श्रीनगर के क्लाइमेट से हो रही है, ना कि शिमला की तुलना श्रीनगर से हो रही है। समझ पा रहे हैं ना, शिमला के क्लाइमेट की तुलना श्रीनगर के क्लाइमेट से हो रही है, इसलिए सिंगुलर है क्लाइमेट तो दैन दैट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर होता गार्डन्स हो जाता, ठीक है ना, रोड्स हो जाता, तो प्लूरल करते, दैन दोज ऑफ करते। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट नाउन। ही वॉज अ, अब आपको बताना है, एक ब्लैंक स्पेस है, ऑफ फिश। तो यहाँ पर फिश के लिए कलेक्टिव नाउन आप क्या यूज करते हैं, सोल यूज करते हैं, पैक यूज करते हैं, बंच यूज़ करते हैं या हर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज करते हैं बताइएगा। ही वॉज अ, सोल ऑफ फिश करेंगे, पैक ऑफ फिश करेंगे, बंच ऑफ फिश करेंगे या हर्ड ऑफ फिश करेंगे। क्या करेक्ट करना चाहेंगे आप बताइएगा। ठीक है, याद रखिए बच्चों, सोल ऑफ, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, सोल ऑफ फिश होता है। ओके, पैक ऑफ हाउंड्स होता है यानी शिकारी कुत्तों का समूह, बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रैप्स होता है, और हर्ड ऑफ कैटल्स होता है ना, हर्ड ऑफ एलिफेंट होता है। तो जानवरों के झुंड के लिए हर्ड यूज़ होता है, फॉक यूज़ होता है, और जो है बंच यूज़ होता है चाबियों के गुच्छों के लिए, अंगूरों के लिए, और पैक होता है शिकारी कुत्तों के लिए, पैक ऑफ हाउंड्स, और शोल या स्कूल है ना, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जो फिश के लिए यूज़ होते हैं। अंडरस्टूड। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन आर्टिकल। बताइएगा, इंडिया टुडे नीड्स, फिर कह रहा है गांधी, इंडिया टुडे नीड्स गांधी। इसका मतलब क्या है, यहाँ गांधी के पहले क्या द गांधी लगा दिया जाए, अ गांधी लगा दिया जाए, या एन गांधी लगा दिया जाए, या नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। बताइए, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इस सेंस में आप करेंगे तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा आंसर करेंगे बताइएगा। देयर आर 4 ऑप्शंस। ओके, चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के सुटेबल आंसर में। इंडिया टुडे नीड्स, ध्यान रखिएगा बच्चों, सामान्यतया आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले हम सभी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन या एग्जाम्पल के रूप में किया जाए तो हम द का प्रयोग, अ का प्रयोग, एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत इज़ द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, दुनिया में शेक्सपियर एक ही थे, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक ही थे। तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, किसी का नाम है। बट जब आप उनके नाम की उपाधि किसी को दे रहे हो, उन जैसा बता रहे हो, तो ऐसे सेंस में आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गांधी, यहाँ पर क्या है, गांधी यहाँ नाम नहीं है, गांधी बराबर एक विचारधारा, मतलब एक सत्यवादी इंसान जो हमेशा जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाता हो, ऐसे सेंस में गांधी कहा जा रहा है। तो इंडिया टुडे नीड्स अ गांधी। बहुत अच्छे, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे
आपको लगेगा कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता या नो आर्टिकल इज यूज्ड है। लेकिन जब ये कॉमन नाउन या फिर एक मतलब जो है भाव के सेंस में यूज़ होने लगे तो आपका यूज़ करना बनता है, ठीक है ना। इंडिया टुडे नीड्स अ गांधी, गांधी बराबर एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान जो बिना डरे सत्य को बोलता हो। अंडरस्टूड ना। तो यहाँ पर यहाँ ए ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ गांधी मतलब कोई भी व्यक्ति जो सही बात कहता हो, जो है सबका भला चाहता हो, ऐसे सेंस में कोई भी व्यक्ति जो जो बिना डरे सच का सामना करे, ऐसे व्यक्ति के लिए गांधी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों। सामान जो है सामान्य तौर पे बच्चे नन ऑफ दीज ही लगाएंगे, बट ऐसे सेंस में आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब मत भूलिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियम। क्या है हैंड इन हैंड। अगर आपको हैंड इन हैंड बोले हाथ में हाथ डालना, ठीक है ना, हाथ में हाथ डालकर चलना, तो इसका मतलब क्या होगा। वेरी इंटीमेट आप करेंगे, म्यूचुअल एडजस्टमेंट करेंगे, या क्लोज फाइट करेंगे, या क्लोज टुगेदर करेंगे, बताइएगा कौन सा करेक्शन करना चाहेंगे आप। देखिए ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बिल्कुल सही ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। वेरी इंटीमेट यानी बहुत करीब होना, ठीक है ना। कहते नहीं है एक थाली में दो रोटी, ठीक है ना, यानी कि दो लोगों का एक थाली में खाना, बहुत गहरी मित्रता, गहरा संबंध होना। ओके। म्यूचुअल एडजस्टमेंट मतलब पारस्परिक सद्भाव या परस्पर संबंध। क्लोज फाइट मतलब तो आप जान ही रहे हैं जो है झगड़ा करना, बट आपको शाब्दिक मीनिंग से बचना है। ओके। और क्लोज टुगेदर मतलब होता है बहुत दो लोगों का एक नज़दीक होना, ऐसा नहीं यहाँ पर है। ओके। तो यहाँ पर क्या है वेरी इंटीमेट यानी बहुत ही जो है ज़्यादा आपस में बनना। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। टू ट्रेड ऑन वंस, टू ट्रेड ऑन समवंस टू, इसका मीन्स क्या होगा बताइएगा। फ्लैटर समवन, फॉलो समवन, अपसेट समवन, या सेटिस्फाई समवन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से करिएगा बच्चों। आइडियम्स एंड फ्रेजेस की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नोट करते चलिए, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत बढ़िया सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। अब देखिएगा टू ट्रेड ऑन समवंस टू, ठीक ना, इसका मतलब फ्लैटर समवन नहीं, फॉलो समवन नहीं, अपसेट समवन यानी किसी को नाराज करना, किसी को गुस्सा दिलाना। ओके। उसको क्या बोलेंगे, टू ट्रेड ऑन समवंस टू। ओके। बहुत अच्छे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। एक आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। यू विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। You have 4 options. First one is he said that he had bought a house. Second one is he said that he has bought a house. And your third option is he said that he bought a house. And your fourth option is he said that he would buy a house. Okay. And your direct speech is I have bought a house, he said. Okay. You will have to understand this question. बताइएगा। देखिएगा he said, तो आपको पता है ना कि जो रिस्पेक्ट जो है क्या होता है रिस्पेक्टिंग वर्ब, ये आपको क्या मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज किया जाता है। तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा, इट मीन्स टेंस चेंज होगा। ओके। तो जब टेंस चेंज होगा तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हैव है तो आपको पता है हैड हो जाता है, तो पहले ही ऑप्शन में आपको हैव का हैड मिल जाएगा। ओके। देखिएगा जो है हैव हैड ये आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। विल का वुड होता है, और जो है प्रेजेंट का पास्ट होता है। हैज का हैव होता है, हैज का हैव का हैड होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। बहुत आसान था ना, टेंस को ही आधार मान करके ये स्टेटमेंट करना था। नरेशन वाले क्वेश्चंस, वॉइस वाले क्वेश्चंस तो आप इतने अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर लीजिए कि गलत हो ही ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको बताना पड़ेगा
प्रीपोजिशन आपको मिल रहा है ही नोज हाउ टू प्ले ब्लैंक स्पेस वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना। तो बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, प्ले ऑन वर्ड्स, बहुत अच्छे, मैं इसको बता ही दूँ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, इसको आप जान लीजिएगा। इसका मतलब होता है पन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसको पन फिगर ऑफ स्पीच आप इंग्लिश में कहते हो प्ले ऑन वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि हिंदी में आप बोलते हैं ना श्लेष अलंकार, यानी कि एक शब्द का एक बार प्रयोग परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, उसको क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं, यानी कि श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे अगर आप जो है हिंदी में अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं, हिंदी में ही कहिए तो आप देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन। तो यहाँ पानी पानी भले ही कई बार यूज हुआ है, फिर भी यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। कई बार बच्चे इसको यमक बोल देते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होंगे। पानी पानी भले कई बार यूज हुआ है, लेकिन एक बार जो पानी है उस पानी का तीन अर्थ है। मनुष्य के लिए इज्जत, चूना के लिए जल, ठीक है ना, और क्या है आपका, सीप के लिए समुद्र वाला पानी, है ना, मोती के लिए समुद्र वाला पानी। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग, जैसे मांगन को देख पट देती बार बार, इस तरीके से। तो पट का यहाँ पर दो अर्थ है ना, तो ये श्लेष अलंकार हो गया। पट का दो अर्थ हो गया, क्या, एक भीख और एक दरवाजा बंद करना, यानी वस्त्र देना या दरवाजा बंद करना। वैसे इंग्लिश में भी होता है बच्चे, पन जो है मतलब जो है इट डिपेंड्स अपॉन लीवर, लाइफ इज जो है वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। तो यहाँ लीवर के कई अर्थ हैं। लीवर के यहाँ दो अर्थ कैसे हो गए, देखिए, लाइफ इज लिविंग या लाइफ इज वर्थ लिविंग, जीवन जीने योग्य है, ये जीने वाले पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो मैंने लीवर बोला है, यहाँ लीवर का दो अर्थ है। एक लीवर तो ऑर्गन है हमारा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, जिगर, कलेजा, बहुत सारा नाम है। और एक लिव मतलब होता है जीवन जीने वाला, यानी कि ये पर्सन की बात हो रही। तो यहाँ पर दो यदि किसी व्यक्ति का ऑर्गन ही यानी लीवर ही खराब हो गया, तब भी उसका जीवन नहीं सही चल पाएगा, बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। और यदि वो निगेटिव हो गया तब भी जीवन नहीं चल पाएगा। तो ऐसे इस जो है को हम सभी क्या कहते हैं, पन कहते हैं। ठीक है, टॉपिक आ गया बच्चों, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द एबव डायरेक्ट स्पीच, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस है, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, आपको बताना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। गुड बाय आया है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आपको हिंट मिल रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी भी, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट है, जब कभी भी गुड बाय हो तो बेड हमेशा होता है। बेड माने विदा करना या बाय बाय करना। तो बेड मिल गया, बेड जब आपको मिल गया तो बाकी सेड टू हिज फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू भी नहीं करेंगे, सेड टू को हमेशा बेड में चेंज करते हैं जब गुड बाय का सेंस हो। और लेट्स तब जब लेट हो तो लेट अस हो तो हमेशा सजेस्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विथ द बुक्स, इसका क्या मतलब है। डिस्पेंस विथ द बुक्स का मतलब, पहला डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, दूसरा गो अवे विद द बुक्स, तीसरा प्रोजेक्ट द बुक्स, और चौथा इन्वेस्टिगेट जो है थ्रो द बुक्स। कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से करिएगा। डिस्पेंस विद द बुक्स मतलब बहुत अच्छा, किताबों को दूर रखना या किताबों से दूर रहना। डू अवे विथ द बुक्स, बहुत अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स नहीं होगा, प्रोजेक्ट द बुक्स भी नहीं होगा, इन्वेस्टिगेट थ्रो बुक्स भी नहीं होगा। डिस्पेंस विथ द बुक्स मतलब किताबों से दूर रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। देयर, फिर कह रहा है डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, फिर से एक ब्लैंक स्पेस है, आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको सेट करना है। बताइए, देयर इज डार्क करेंगे, डार्क क्लाउड्स, या देयर आर डार्क क्लाउड्स, या देयर वॉज डार्क क्लाउड्स, या देयर वर डार्क क्लाउड्स, और बाद में इट मे रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट मे रेन। बताइएगा कौन सा करेक्शन होगा। देखिए, देयर के साथ इज आएगा कि देयर के साथ आर आएगा, ठीक है, देयर के साथ वाज आएगा कि देयर के साथ वर आएगा, ये निर्भर करता है देयर के बाद आने वाले नाउन पर। समझ पा रहे हैं ना, देयर के बाद आने वाले नाउन पर। अब देखिएगा, देयर के साथ इज कहेंगे, देयर इज, इसके बाद कह दिया जाए सम बॉयज़, तो ये गलत हो गया।
यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, क्योंकि बॉयज़ प्लूरल हो गया। बाद में आने वाला नाउन निर्भर कर रहा कि ये प्लूरल है। देयर के साथ इज आएगा, तो जैसे देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ठीक है। तो मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपने इज कर दिया। ओके, तो देयर के बाद इज आएगा कि आर आएगा, वाज आएगा कि वर, पास्ट होता तो वाज वर आता, प्रेजेंट है तो इज आर। ओके, तो क्लाउड्स के अनुसार बहुत अच्छा देयर आर आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। देयर आर डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स प्लूरल है इसलिए आप आर यूज़ कर रहे हो। तो जब आर है तो इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मंजीत सेड टू अनीशा, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। यहाँ पर बताना है किस सेंस में ये कुड यू प्लीज़ की बात हो रही है। पहला आस्किंग अ क्वेश्चन, दूसरा गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, तीसरा ऑफरिंग एडवाइस, और चौथा मेकिंग रिक्वेस्ट। बताएंगे कौन सा करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मेकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओके, मेकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर कुड का प्रयोग, उड का प्रयोग, ठीक ना, भले इंट्रोगेटिव की तरह आप ध्यान रखें, परंतु ये प्लीज़ आ जाने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर विनती की जा रही है। जैसे आप बोलते नहीं है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वैसे कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। तो कुड का प्रयोग, उड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है। ओके, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट के सेंस में हो रहा है, आस्किंग क्वेश्चन के सेंस में नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। शी शोड, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। तो अ लिटिल कंसर्न, फ्यू कंसर्न, लिटिल कंसर्न या सम कंसर्न, बताएंगे क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सेंटेंस आपका निगेटिव सेंस में जा रहा है कि उसने दिखाया न के बराबर कंसर्न, यानी कि जरा सा भी, मतलब उसने भावनाएं या फिर जरा सा भी इमोशन नहीं दिखाया अपनी स्टेप डॉटर यानी सौतेली बेटी के तरफ, ठीक है। तो कंसर्न आपका एक भाववाचक संज्ञा है, या फिर कह सकते हैं आपकी मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी आप जो है निगेटिव स्टेटमेंट में जो है लिटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए, आ लिटिल का प्रयोग भी पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ स्टेटमेंट निगेटिव है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिइंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड। बताइएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। और चारों वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बार बार एग्जाम में आते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम सभी देखेंगे। कहीं भी अगर गेमी लगा रहे, ओके, गेमी अगर सफिक्स लगा है तो उसका मतलब होता है मैरिज। ध्यान रखिएगा, गेमी का मतलब मैरिज होता है, इसको नोट कर लें। ओके, कहीं पर पॉली लगा रहे तो इसका मतलब होता है बहुत, यानी कि मल्टी, ठीक ना, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगॉन। और कहीं पर अगर आपका मोनो लगा रहे तो इसका मतलब होता है वन। कहीं पर अगर आपका बाई लगा रहे तो इसका मतलब होता है टू, इसको नोट कर लें। कभी भी आपका जो है पॉली लगा रहे तो बहु, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिइंग मोर देन वन वाइफ, तो एक पत्नी से अधिक पत्नी रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए एंड्री लगा रहे, एंड्री, तो इसका मतलब होता है पर्सन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिइंग मोर देन वन हस्बैंड, तो पॉली एंड्री होता है, ठीक है ना, एक से अधिक पति रखना, ठीक है ना, जैसे शास्त्रों में द्रौपदी का वर्णन है, ठीक है, 5 पति उनके थे। तो यहाँ पर देखिएगा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिइंग मोर देन वन हस्बैंड होता, तब तो पॉली एंड्री होता। लेकिन एक पत्नी से अधिक पत्नी, भगवान श्री कृष्ण का भी आप उदाहरण देख सकते हैं शास्त्रों में, ठीक है। या फिर जो है आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा जिनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो आपका बी ऑप्शन, एक पत्नी से अधिक पत्नी का होना। बिगेमी मने द्वि विवाह, और मोनोगोमी मने एक विवाह। भगवान राम को आप उदाहरण लेकर के याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। याद करिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली न्यूज़पेपर।
अब यहाँ पर स्टेटमेंट है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली न्यूज़पेपर। अब ये डेली वर्ड क्या है बताइएगा। एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है। और ये कंफ्यूज करने के बहुत सारे चांसेस हैं, आपको बताइएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो है डेली क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए बच्चों, डेली एडवर्ब होता है, बट यहाँ पर डेली क्या है, डेली मतलब रोज़। अब रोज़ यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर की विशेषता की तरह पे आया है ना, याद रख लीजिएगा। पेपर एक नाउन है और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। ओके, तो दिस वन इज़ एन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि पेपर की विशेषता बता रहा है कि ये रोज़ का पेपर है। ओके, अगर ये होता आई डू माई वर्क डेली तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्क की विशेषता बताया। लेकिन डेली का प्रयोग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह हुआ है। इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। द टाइम्स आउट डेली, यहाँ पर डेली क्या है बताइएगा। समय रोज आता और जाता है। यहाँ पर डेली क्या है 15 का, देखिए कम्स आउट है ना, यानी कि ये एडवर्ब है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है एडवर्ब की तरह? क्योंकि ये कम्स आउट के बाद आया है। ओके, तो आपको पहचानने आना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, हाउ मच प्रैक्टिस डू यू डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। आई यूजुअली स्लीप वेल, यहाँ पर स्लीप क्या है? द वर्ड स्लीप इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। स्लीप वर्ड क्या है? यूजुअली। अच्छा, सब कुछ आप देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट है, यूजुअली एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि बार बार, ठीक है, अक्सर करके, प्रायः करके यूज करते हैं ना हम सभी, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, है ना। स्लीप वर्ब है और वेल एडवर्ब है। वेल आपका एडवर्ब है। देखिए बच्चों, अगर गुड हो तो गुड आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर वेल हो तो वेल इसका, वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब नोट कर लीजिए, जैसे अगर आप बोलेंगे कि ही, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही इज़ अ गुड गाय, ठीक है, गुड गाय। तो गाय एक नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जो है अब यहाँ वेल नहीं हो सकता, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ वेल नहीं हो सकता था। वेल करेंगे तो वेल तो एडवर्ब है, तो वेल कहाँ हो सकता था? जैसे ही वर्क्स वेल, यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ गुड नहीं हो सकता था, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों का अलग अलग अपना स्थान है, अपना अलग अलग काम है। तो स्लीप के साथ गुड नहीं हो सकता था, वेल हो सकता था। और स्लीप क्या है? बहुत अच्छे वर्ब है, बहुत बढ़िया से आपने समझ लिया, ठीक है। अगर वेल पूछता तो वेल एडवर्ब था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। वी विल हैव कॉफ़ी व्हेन द विजिटर्स। तो बताइएगा, व्हेन आया है, व्हेन वाला क्लॉज कैसा होना चाहिए? अगर व्हेन के आगे पीछे वाला क्लॉज व्हेन वाला पास्ट में है तो आगे भी पीछे भी पास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो बाद वाला भी किस में होना चाहिए? फ्यूचर या प्रेजेंट में। तो देखिएगा, व्हेन वाला क्लॉज जब प्रेजेंट में हो तो उसके आगे या पीछे वाला किस में होता है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर तो मिल गया ना, वी विल हैव कॉफ़ी विजिटर्स, मतलब जब विजिटर पहुँचेंगे तो हम कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। तो व्हेन विजिटर्स रीच। ओके, बहुत आसान है, बट एग्ज़ाम में आपसे गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान से करिएगा। व्हेन वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में, तो बाद वाला पास फ्यूचर में विल। और अगर व्हेन वाला आपका किस में हो? पास्ट में हो, तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर आ जाएं। दे, फिर कह रहा है द कार लास्ट वीक, दे हैव बॉट, दे बॉट, दे वुड बाई, दे माइट बाई। क्वेश्चन में हिंट आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, लास्ट वर्ड, यस्टरडे वर्ड, एगो वर्ड, बिफोर वर्ड, ऐसा कुछ हो तो किसको हम प्रेफरेंस देते हैं? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। ओके,
समझ पा रहे हैं ना? यस, बिल्कुल फटाफट आप आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सो ही सैट डाउन एंड ब्रीथ्ड डीपली एज द योगा टीचर्स। इसके बाद कह रहा है हिम अ ईयर्स। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम ईयर्स एगो। ठीक है, हिम के बाद यहाँ पर ये वी जबरदस्ती टाइप हो गया है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया ना क्या लिखा है? तो यहाँ पर आपका देखना है योगा टीचर्स, इसके बाद हिम ईयर्स एगो। तो टीचर्स हिम ईयर्स एगो, हैड टॉट हिम ईयर्स एगो, या हैव टॉट हिम ईयर्स एगो, या वुड टॉट हिम ईयर्स एगो। कौन सा करेंगे चौथे में? बहुत आसान है बच्चों, पहले वाले क्लास के हिंट को देखें तब दूसरे वाले क्लास के हिंट को आप पहुंच पाएंगे। देखिए, सो ही सैट डाउन एंड ब्रीथ्ड डीपली, इसलिए वह आराम से बैठा और जो है गहरी सांस लिया। चूँकि योगा टीचर्स उसको क्या, ध्यान रखिएगा, हैड टॉट, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। ठीक है ना? सालों से पढ़ा चुके हैं या सालों पहले से जो है पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड टॉट। अब पहला वाला पास्ट इंडिफिनिट तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में होता है। ओके, और एक चीज़ और देख लीजिए, एंड से अगर दो वर्ब ऐड हों तो दोनों वर्ब का जो है फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, तो एंड के बाद भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछता है कि एंड के साथ कौन सा फॉर्म, तो एक दे देगा दूसरा नहीं देगा, या दोनों को करने को कहेगा। तो अगर एंड के पहले वाला जिस फॉर्म में होगा तो बाद वाला भी उसी फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। देयर वर नॉट, यानी कि देयर वॉन्ट, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर पीपल देयर। क्या बताना पड़ेगा? पीपल, यहाँ पीपल को ध्यान रखना है। दे आर काउंटेबल, मच करेंगे, लिटिल करेंगे, अ लिटिल करेंगे कि मेनी करेंगे? ये तो बहुत आसान है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिए, मैंने आपको बता रखा है ना बच्चों कि जब काउंटेबल नाउन का यूज हो तो उसके लिए मेनी का प्रयोग, और जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो मच का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इसको फिर से यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ठीक ना? इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, देखिएगा, अगर मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, फ्यू का प्रयोग, मच का प्रयोग करते हैं, फिर से मच का प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं, अ लिटिल का प्रयोग करते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नोट कर लेंगे। और वहीं काउंटेबल के लिए हम सभी मेनी का प्रयोग करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे, अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, और किसका प्रयोग करेंगे? द फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द फ्यू का प्रयोग करेंगे, और ओनली अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। मतलब इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग। और सम और एनी का प्रयोग तो आप जानते हो दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना? थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड किया, आंसर दिया। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत कर रहा हो तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी। और प्लीज़ आप बताएं क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक कमेंट ज़रूर मेरे फीडबैक में लिखें कि आपको क्लासेस कैसे लगी। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, खूब मेहनत करते रहें, और यही मेहनत आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। थैंक्स अ लॉट।